खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। बात सबसे पहले आज की बड़ी खबर की। आपको बता दें कि दिल्ली में बीजेपी की कार्यकारिणी की बैठक लगातार जारी है। जेपी नड्डा ने पीएम मोदी का स्वागत किया और इस मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह मौजूद हैं। साथ ही साथ बता दें आपको कि लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी वर्चुअली तरीके से जुड़े हैं और बैठक के समापन सत्र को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों पर मंथन जो है वो बीजेपी यहां पर कर रही है। तो बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक लगातार जारी है। करीब 3.5 घंटे का वक्त जो है वो गुजर चुका है और मंथन लगातार चल रहा है। 5 राज्यों में दरअसल विधानसभा चुनाव होने हैं और इन्हीं 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर ये बैठक काफी खास, काफी अहम मानी जा रही है। तो ये 5 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर कि किस तरीके से 2 साल बाद आज वो दिन आया है जब कार्यकारिणी की बैठक हो रही है, मीटिंग हो रही है और गहनता के साथ मंथन हो रहा है। और सबसे बड़ी बात ये कि देखना होगा कि 3 बजे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करेंगे, लोगों को, मीडिया को संबोधित करेंगे, तो उस दौरान किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ बोलेंगे और जब वो बोलेंगे तो वो कौन सा मंत्र दे देंगे बाकी और लोगों को। तो पीएम का भव्य स्वागत किया गया इस दौरान। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां लगी प्रदर्शनियों को देखा, महिलाओं से बातचीत की और तस्वीर पर पुष्प अर्पित किया और उन्होंने वहां पर दिया भी रोशन किया। तो विपक्ष से अब सीधी लड़ाई है क्योंकि बीजेपी जो है कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती और यही वजह है कि आपको बता दें कि इस बैठक को बेहद खास माना जा रहा है। क्यों आने वाले वक्त में जिस तरीके से हाल ही में अगर हम उपचुनाव करें तो उसमें जो नतीजे आए हैं और इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी जो है वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की अहम बैठक काफी मानी जा रही है। इसमें पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में पार्टी के मसलों को लेकर के भी नए सिरे से विचार विमर्श जो है वो होगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि आने वाले वक्त में चुनाव की रणनीति क्या रहेगी, क्योंकि 5 राज्य बेहद खास बीजेपी के लिए। सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश, जिसमें कहीं ना कहीं कहा यह जाता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति ही जो है वो दिल्ली का रास्ता तय करती है और खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पर मौजूद हैं इस बैठक का हिस्सा बनने के लिए। तो दोपहर 3 बजे समाप्त होगी ये बैठक। पीएम मोदी कार्यकारिणी के देश भर के सदस्यों को पार्टी को कैसे बेहतर बनाए इसके मंत्र देते हुए वो नजर आएंगे। क्या मंत्र देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इस पर लगातार न्यूज इंडिया की नजर बनी हुई है। तो सबसे बड़ी बात जो है वो यही है कि दरअसल हाल ही में कुछ राज्यों में उपचुनाव हुए थे और उन उपचुनाव में पार्टी को लगे आघात को देखते हुए 5 राज्यों के आगामी उपचुनाव जो हैं उनके लिए नई रणनीति पर विचार होने की संभावना है इसमें। और साथ ही साथ आपको हम बता दें कि दरअसल ये जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा है उनके भाषण से इसकी शुरुआत हो चुकी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समापन भाषण के साथ ये कार्यकारिणी की बैठक जो है वो समाप्त होगी। सबसे बड़ी बात जो है वो यही है कि पश्चिम बंगाल हो, हिमाचल प्रदेश हो, राजस्थान हो, इनमें पार्टी के क्या मसले हैं, उन मसलों को लेकर भी नए सिरे से विचार विमर्श होगा। और साथ ही साथ आपको बता दें कि इस बैठक में सभी महत्वपूर्ण मसलों पर विचार जो है वो किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह कि पार्टी कोविड महामारी से निपटने में केंद्र सरकार की कामयाबी को लेकर उसकी तारीफ में भी तमाम बातें कहेगी, तारीफ में प्रस्ताव भी पारित कर सकती है। टीकाकरण अभियान और देश के विकास के लिए पीएम मोदी की पहल, उनकी सफल विदेश यात्रा को। और बता दें आपको कि दरअसल 100 करोड़ वैक्सीनेशन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सम्मान, जेपी नड्डा ने पीएम मोदी का माल्यार्पण किया। और सबसे बड़ी बात ये, गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया गया। ये देखिए, ये वही तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जिस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत जेपी नड्डा और अमित शाह यहाँ पर कर रहे थे। और अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा समेत और भी तमाम वीआईपीज जो है वो आज यहाँ पर मौजूद हैं। तो सबसे बड़ी बात यह कि जिस तरीके से वैक्सीनेशन की लगातार बात यहाँ पर हम कर रहे हैं, क्योंकि कोविड महामारी से कैसे केंद्र सरकार निपटी है। और आइए अब आपको सीधा लिए चलते हैं निर्मला सीतारमण की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कह रही, सुनते हैं। बात की है उसमें विस्तार से बोल चुके हैं, मैं उसमें नहीं जाऊंगी। उसमें एक विषय सिर्फ जोड़ूंगी। 10 लाख वॉलंटियर्स सेवा ही संगठन में पार्टिसिपेट किए और उसमें 12.5 लाख हमारे सदस्य भाग लिए। सो मेंबर्स ऑफ द पार्टी हैव टेकन सच पार्ट इन सेवा की संगठन। सेवा और समर्पण इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। प्रधानमंत्री मोदी जी 20 साल कंटिन्यूअसली विदाउट अ ब्रेक एक कॉन्स्टिट्यूशनल पद में रहे और इस 20 साल में देश के उनके तरफ से अपने के लिए कुछ ना लेते हुए सेवा करने का भाव आगे बढ़ते आए हैं। इसीलिए सेवा और समर्पण के ऊपर पॉलिटिकल रेजोल्यूशन में अच्छा विस्तार से उसका रिकॉग्नाइज किए हैं। फिर मुख्यतः जो आप लोग
आपके कॉलम्स में, मीडिया में लगातार लिख के आ रहे हैं, आने वाले चुनाव के राज्यों के ऊपर विस्तार से जरूर चर्चा हुआ और उसमें इससे पहले बंगाल हो, पुदुचेरी हो, तमिलनाडु हो, केरल हो, असम हो, इन राज्यों में हमारे परफॉर्मेंस के ऊपर भी विस्तार से बोला गया है और आने वाले चुनावों में भी हमारी कमिटमेंट पूरे पार्टी के स्तर पर और उसको बूथ लेवल तक काम करने का एक कमिटमेंट आज ओवरवेलमिंगली सबके सपोर्ट के साथ वो विषय भी पॉलिटिकल रेजोल्यूशन में आया। इसके तुरंत एक विषय में जरूर जोड़ूंगी, चुनाव से संबंधित बंगाल के वायलेंस के ऊपर पूरे पार्टी ने इसको पुरजोर खंडन किया है और ये भी कटिबद्ध है पार्टी कि हर एक बंगाल के कार्यकर्ता के साथ हम रहेंगे और उनको जुडिशरी के द्वारा, ड्यूल प्रोसेस ऑफ लॉ के द्वारा उनको उनके जस्टिस दिलवाएंगे। So we will fight it out in the court. We will be in support of every worker of the party in Bengal. In his speech also, party ke Adhyaksh ji, Nadda ji had very clearly explained what kind of and what level of violence, not even leaving women, the violence, political violence, which has happened, on which every speaker and also the political resolution has come out strongly saying we shall stand by every worker of the party, we shall seek justice through the court. There's a specific mention of we shall ensure victory आने वाले चुनाव में, राज्य स्तर के चुनाव में. Resolution of victory in the upcoming elections finds a specific place. तो सीतारमन को आप सुन रहे थे। लगातार आपको बता दें कि एक तरफ जहां महामंथन जो है वो चल रहा है बीजेपी का, और इस बीच में धर्मेंद्र प्रधान की बात करें, सीतारमन की बात करें, वो लोग आ रही हैं और मीडिया से बातचीत कर रही हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। और अब ऐसे में आइए सीधा हम चलते हैं कन्वेंशन सेंटर, जहां से मेरे सहयोगी इस वक्त लखवीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लखवीर, कहीं ना कहीं जिस तरीके से आज तमाम बीजेपी के आला नेताओं ने मोर्चा संभाला हुआ है, सबसे बड़ी बात तो बैठक के मंथन को लेकर के क्या अपडेट आपके पास? दूसरी बात ये कि अब जिस तरीके से हमने देखा कि पहले धर्मेंद्र प्रधान आते हैं, अब सीतारमन आती हैं, इसके बाद आगे से क्या कोई और भी प्रेस कॉन्फ्रेंस बीजेपी की तरफ से? देखिए निधा, जब भी भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होती है तो बैठक में जब उसके बाद बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं और प्रेस जो उस बैठक में उसके बारे में करंट अपडेट की अगर बात की जाए तो राजनीतिक बीजेपी ने कर लिया है। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जो देश से आते हैं, इस अनुमोदन किया था, इसके साथ में खड़े होकर जताई के अलावा बाकी के नेताओं ने खासकर अनुमोदन पारित करने की हामी भरी। के साथ नेताओं के पर आदित्यनाथ उत्तराखंड के सीएम रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव कई दिग्गज शामिल है जिन्होंने अपने स्थान पर। जी लखवीर, बिल्कुल आप नजर बनाए रखिए, आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। फिलहाल आइए आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक में धर्मेंद्र प्रधान ने आज जब वो सामने आए तो उन्होंने क्या कुछ कहा। दरअसल उन्होंने कहा कि भाजपा ने अनोखी पहल की शुरुआत की है। इस बैठक में हिस्सा लेने वालों का डिजिटल रजिस्ट्रेशन किया गया है और सभी ने डिजिटल हस्ताक्षर कर रजिस्ट्रेशन करवाया है। और क्या कुछ कहा धर्मेंद्र प्रधान ने, आइए सुनवाते हैं आपको। कोरोना की वैश्विक त्रासदी हम सभी को पिछले लगभग 2 साल से घेर के रखा। विश्व की कोई देश नहीं था उस त्रासदी में ग्रसित नहीं था। सरकार हो या समाज हो, अर्थनीति हो या राजनीतिक पार्टियों की कामकाज हो, सब चुनौती में रहे। सब अपने अपने कामों को रीडिफाइन करना कोशिश किए। इसी के कारण एक लंबे अंतराल के बाद, लगभग 1.5 साल के बाद, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति, जो हमारी पार्टी की एक
एक महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूशन है। एक प्रकार से आप लोग उसको देखते आए हैं। आज पहली बार पोस्ट कोरोना फेज में, कोरोना की उपरांत, हम प्रत्यक्ष 36 संगठनात्मक इकाई, स्टेट और यूनियन टेरिटरी यूनिट के साथ लगभग हमारी 346 मेंबर है। आज कार्य समिति थोड़ी देर पहले माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ में, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की अगुवाई में उद्घाटित हुई है। लगभग टेक्नोलॉजी के प्लेटफॉर्म पे इस बार एक पार्टी ने एक अनोखा पहल की है। सारे पार्टिसिपेंट की डिजिटल रजिस्ट्रेशन हुई है। सबने, माननीय प्रधानमंत्री समेत बाकी सभी प्रतिनिधियों ने अपने डिजिटल हस्ताक्षर को करते हुए रजिस्ट्रेशन किए हैं। उस रजिस्ट्रेशन की एक क्यूमुलेटिव नंबर भी हम लोगों के सामने आई। लगभग 342 तक सदस्य सारे इकाइयों के साथ उपस्थित है। विशेष आपके सामने उल्लेख करने के लिए मैं 2 विषय कहूं। जैसे हमने टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म को यूज किया, हम सभी के प्रेरणा के स्रोत, हमारी पार्टी के 2 वरिष्ठ नेता, मार्गदर्शक, हम सभी के अभिभावक माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी और माननीय डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी अपने अपने निवास में टेक्नोलॉजी की प्लेटफॉर्म पे इस कार्य समिति का हिस्सा बने हैं। तो अभी तक क्या कुछ हुआ है और किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में ये बैठक जो है वो चल रही है, तमाम जानकारी साझा करते हुए आपको बता दें कि धर्मेंद्र प्रधान पहले है, उसके बाद सीतारमण यहाँ पर आई और अब इंतजार रहेगा कि अब कौन आएगा और कौन ब्रीफिंग देगा। सबसे बड़ी बात जो है वो है 3 बजे की, क्योंकि 3 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वक्त जो है वो मुकर्रर किया गया है और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे तो वो बाकी और अपने साथियों को और बाकी और जो बीजेपी के सदस्य हैं उनको वो जीत के क्या मंत्र देंगे, आगे पार्टी जो है वो किस रणनीति के साथ वो काम करेगी, इसको लेकर वो क्या कुछ कहेंगे। और सीधे ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। आप देखिए कि कैसे 2 साल बाद जो है वो कार्यकारिणी की मीटिंग जो है वो चल रही है। बेहद खास मीटिंग, बेहद खास की बैठक, क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव होने हैं और 5 राज्यों में चुनाव की हुंकार के लिए आज तमाम बीजेपी के दिग्गज जो है वो जुटे हुए हैं और उपचुनाव नतीजों पर चर्चा जो है वो बेहद खास हो जाती है, क्योंकि जिस तरीके से नतीजे आए कहीं ना कहीं, हालांकि इन उपचुनाव के नतीजों को आने वाले 2022 के चुनाव, विधानसभा चुनाव से जोड़कर नहीं देख सकते या फिर हम 2024 की बात करें नहीं देख सकते, लेकिन सीधी बात है कि जिस तरीके से 5 राज्यों में चुनाव होने हैं और ऐसे में और बीजेपी 4 में से अगर एक भी राज्य हारती है तो बीजेपी ने इसका असर जो है वो 2024 के इलेक्शन पर बहुत गहरा पड़ेगा। और यही वजह है कि आज वर्चुअली तरीके से पूरा मार्गदर्शक जो है वो जुड़ा हुआ है। पीएम मोदी का जयवंदन हमने आपको देखा, 100 करोड़ वैक्सीनेशन की बात आज यहाँ पर हुई और सबसे बड़ी बात जो है वो यही है कि बीजेपी के जितने लीडर्स हैं, बीजेपी के जितने सदस्य हैं और तमाम वो लोग जिन पर जिम्मेदारी है हर राज्य में बीजेपी की उपलब्धियां गिनाने की। और ये फिलहाल जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सबसे पहली तस्वीर उस वक्त की जिस वक्त कन्वेंशन सेंटर पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और एक बार फिर से आइए सीधा रुख करते हैं कन्वेंशन सेंटर का, जहां से हमारे संवाददाता लखवीर लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। लखवीर, क्या अपडेट इस महामंथन को लेकर सबसे पहले अपडेट कीजिए। देखिए नीता, सबसे पहले अपडेट की अगर बात की जाए तो राजनीतिक प्रस्ताव को पारित फिलहाल करवा लिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका अनुमोदन किया था और सभी बीजेपी के नेताओं ने इस पर सहमति जताई, जिसके बाद राजनीतिक प्रस्ताव पारित हो चुका है। पहला राजनीतिक प्रस्ताव इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पारित हुआ है। इसके बाद निर्मला सीतारमण जो केंद्रीय मंत्री हैं वो आई और उन्होंने प्रेस को संबोधित किया और जो अब तक फिलहाल अंदर हुआ उसकी ब्रीफिंग दी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि फिलहाल चर्चा चल रही है अंदर कि आखिरकार 5 राज्यों की जो विधानसभा चुनाव सामने हैं उस पर भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से परफॉर्म करे और किन प्रभावी मुद्दों पर रणनीति तैयार की जाए। तो अगर सोर्सेस की बात करें तो अंदर से जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो यही आ रही है कि संगठन मजबूती पर बीजेपी फोकस करना चाह रही है। संगठन विस्तार पर चर्चा की जा रही है और साथ ही जो बीजेपी का कोर माना जाता है कि पन्ना प्रमुख और शक्ति केंद्र कार्यशाला, इनकी कार्यशालाओं पर मजबूती से फोकस किया जाएगा और इनके विस्तार पर काम अब बीजेपी इन 5 राज्यों में करने जा रही है, जिससे कि संगठन मजबूत हो और बीजेपी अच्छा परफॉर्म कर पाए।
इसके साथ ही उपचुनाव की जो नतीजे फिलहाल आए उस पर भी चिंतन हुआ, मंथन हुआ। जहां भारतीय जनता पार्टी कमजोर रही वहां की इकाइयों को नसीहत दी गई है और जहां बीजेपी ने अच्छा परफॉर्म किया वहां की सराहना भी की गई है। और उपचुनाव के नतीजों से एक बड़ा फीडबैक बीजेपी के सामने आया था कि जो 5 राज्यों के जो विधानसभा चुनाव होंगे उसमें भारतीय जनता पार्टी किन मुद्दों के साथ उतरेगी और क्या क्या जो एजेंडे हैं वो तैयार किए जाएंगे। और इसी पर फिलहाल अंदर राजनीतिक मंथन जारी है। बीजेपी रणनीति तैयार कर रही है कि आखिरकार किन चीजों पर फोकस किया जाए। सबसे बड़ी बात जो पंजाब चुनाव को लेकर निकलकर सामने आ रही है, विश्वस्त सूत्रों के हवाले से न्यूज इंडिया को जो जानकारी मिली है उस पर यह निकलकर आया है कि किसान आंदोलन जो है उसका डैमेज कंट्रोल करने के लिए बीजेपी 1984 का जो नरसंहार है, जो दंगे है, उसको मुद्दा बनाएगी और सिख जो वोट बैंक है उसको अपने पक्ष में लामबंद करने की कोशिश की जाएगी। जो जगदीश टाइटलर हैं, जो जिन्हें दिल्ली कांग्रेस ने भी विशेष आमंत्रित सदस्य बनाया, इस मुद्दे को भरपूर रूप से बीजेपी भुनाने वाली है। क्योंकि जगदीश टाइटलर वो नाम है जो भारतीय जनता पार्टी कहती आई है कि जगदीश टाइटलर 1984 के दंगों में बड़े कारक थे, बड़े जिम्मेदार थे। ऐसे में इस मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी पंजाब चुनाव में प्रभावी रूप से भुनाने वाली है। ये न्यूज इंडिया को विश्वस्त सूत्रों के हवाले से फिलहाल बड़ी खबर है। निदा, लेकिन पंजाब में अगर मौजूदा स्थिति की बात करें तो लग रहा है आपको कि इतना आसान हो पाएगा? हालांकि वो बात अलग है कि पंजाब में खुद अगर कांग्रेस में दो फाड़ हो रखी है इस वक्त, तमाम जो आला लीडर्स हैं उनमें भी आपस में नहीं बन रही है, तो ऐसे में क्या इसका फायदा उठाने की कोशिश बीजेपी करेगी? देखिए नीता, सिख वोट बैंक एक बड़ी चुनौती बीजेपी के सामने है। क्योंकि कृषि कानूनों को जिस प्रकार से पंजाब में भरसक विरोध हुआ, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती कि सिख वोट बैंक को अपने पक्ष में लामबंद किया जाए। हालांकि अगर वर्तमान की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत पंजाब में दिखाई नहीं देती है क्योंकि कृषि कानूनों का विरोध है। लेकिन 1984 के दंगों को अगर बीजेपी मुद्दा बनाती है, बीजेपी इस मामले के साथ जाती है, सिखों को अपने पक्ष में लामबंद करने में सफल कामयाब होती है, तो ये कहना कहीं अतिशयोक्ति नहीं होगा निदा कि बीजेपी को कहीं ना कहीं मजबूती मिलेगी पंजाब में। और 1984 की दंगे एक ऐसा मुद्दा है जिस पर कांग्रेस हमेशा घिरती आई है। ऐसे में बीजेपी ने कार्यकारिणी में तय कर लिया गया है कि 1984 के नरसंहार को बीजेपी बड़ा मुद्दा बनाएगी और इस सिखों को अपने पक्ष में लामबंद करेगी। तो वाकई में प्रभावी रूप से बीजेपी के राज्य इकाई को यह टास्क भी दिया जाएगा, जो वहां प्रभारी लगाए गए हैं उनको भी कहा जाएगा कि कृषि कानून का डैमेज कंट्रोल करने के लिए, इस मुद्दे को भुनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी काम करे। कुल मिलाकर के आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं लखबीर कि जिस तरीके से अब बीजेपी की अहम बैठक में इस बात को निकल करके 1984 का जिक्र फिर से किया गया है, तो कहीं ना कहीं अब ये जो आने वाले चुनाव है पंजाब में वो किसान आंदोलन वर्सेस 1984 दंगा होंगे। ये कहना कहीं गलत नहीं होगा निदा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को कृषि कानूनों का डैमेज कंट्रोल करने के लिए विकल्प की तलाश है। ऐसे में 1984 के जो दंगे हैं ये बीजेपी के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर साबित हो सकते हैं, क्योंकि सिखों को लामबंद करने के लिए बीजेपी काम कर रही है। न केवल पंजाब में जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, इसके साथ ही जितने भी सिख नेता भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय स्तर पर हैं, उनको भी इस पूरे चुनाव में टास्क दिए जाएंगे। पूरे देश से जितने भी सिख नेता हैं उन्हें पंजाब में बड़ी जिम्मेदारी देने की बात पर सहमति आज इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में बन गई है। मतलब जितने भी सिख नेता हैं, जितने भी पंजाबी नेता हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी पंजाब चुनाव में उतारने वाली है। और इस पूरे मुद्दे को, किसान आंदोलन का डैमेज कंट्रोल करने के लिए बीजेपी अब भरसक तैयारी कर रही है और जमीन पर उतरने वाली है। बिल्कुल लखबीर, ऐसे में जब पार्टी ने पूरी तरीके से कमान जो है वो संभाल ली है और आने वाले विधानसभा 5 राज्यों पर पूरी पैनी नजर बीजेपी की तरफ से बनी हुई है, तो संगठन का जिक्र आपने क्या लग रहा है कि संगठन में भी किसी बदलाव की कोई उम्मीद? देखिए नेता, विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बीजेपी है। ऐसे में इन 5 चुनाव में कैसे मजबूती से काम किया जाए, जिससे मैंने पहले भी बताया कि बूथ को मजबूत करने के लिए बीजेपी करेगी, क्योंकि बूथ ही बीजेपी का एक बड़ा कारक होता है चुनावी जीत का। अन्ना प्रमुखों को मजबूती से टास्क दिए जाएंगे, उनकी कार्यशालाएं आयोजित की जाएगी। और शक्ति केंद्र एक बड़ी चुनौती नहीं कह सकते, क्योंकि शक्ति केंद्र एक ऐसी चीज है बीजेपी के लिए जो चुनाव में मजबूती भारतीय जनता पार्टी को देती है। तो शक्ति केंद्र की कार्यशालाएं आयोजित होंगी, पन्ना प्रमुखों की कार्यशालाएं आयोजित होगी, बूथ मैनेजमेंट का विस्तार किया जाएगा। और जो सवाल आपने किया कि क्या संगठन में फेरबदल हो सकता है, तो जहां भारतीय जनता पार्टी कमजोर है वहां वाकई में संगठन में फेरबदल किया जाएगा और सभी चीजों को भुनाया जाएगा, चाहे वो जातिगत मामले हो, चाहे धार्मिक मामले हो, या फिर संगठनात्मक तौर पर जो तबका अभी तक शोषित है, जो तबका अभी तक जिसको उचित
स्थान नहीं मिल पाया, इन 5 राज्यों में उन तत्वों को भी भुनाने की कोशिश अब संगठनात्मक तौर पर भी और राजनीतिक तौर पर भी भारतीय जनता पार्टी करेगी। और जिस प्रकार से उपचुनाव के जो नतीजे आए, 13 राज्यों में जो उपचुनाव हुए, उसके जो नतीजे आए, उससे भी बीजेपी कहीं ना कहीं एक लेसन लेने वाली है और जो कमियां भारतीय जनता पार्टी की रही उन पर फोकस करेगी। जिस प्रकार से दीपावली की पूर्व संध्या पर डीजल और पेट्रोल की एक्साइज ड्यूटी कम की गई, घटाई गई, वेट घटाया गया, उससे भी बीजेपी ने एक बड़ा मैसेज देश की जनता को दिया कि जिस प्रकार से 2 नवंबर को नतीजा आया तो भारतीय जनता पार्टी को यह एहसास हुआ है कि महंगाई एक बड़ा मुद्दा इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में हो सकता है। ऐसे में उस पर कैसे काम किया जाए, इस पर भी भारतीय जनता पार्टी लगातार काम कर रही है और एक कदम, एक पहल किसी और ये थी। लेकिन अब आज जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है, इसमें उन तमाम विषयों पर, उन तमाम पहलुओं पर, उन तमाम बिंदुओं पर विस्तार से भारतीय जनता पार्टी चिंतन मंथन कर रही है कि आखिरकार इन 5 राज्यों में अपनी जमीन कैसे बचाई जाए और कैसे भारतीय जनता पार्टी वापस से सत्ता में काबिज हो। हाँ। सबसे बड़ा सवाल जो है लखवीर, वो इस वक्त में ये हो जाता है कि बीजेपी का महामंथन चल रहा है और कहा यह जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो आज जीत का मंत्र देंगे कि आने वाले वक्त में जीत के लिए कौन से कदम उठाए जाए, किस रणनीति के साथ जीत की तरफ बढ़ा जाए और राज्यों में कैसे काम हो। ऐसे में 3 चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। पहला ये कि जो मंत्र दिया जाएगा वो ये कि सरकार की उपलब्धियां गिनानी है जगह जगह जाकर, या फिर दूसरा ये कि क्या ये मंत्र दिया जाएगा कि अभी तक जो भी सरकार ने योजनाएं ली हैं उससे कितना फायदा किसे हो रहा है, या आने वाले वक्त में सरकार किन योजनाओं पर काम करेगी। तीसरी सबसे बड़ी बात ये कि क्या ये मंत्र दिया जाएगा कि सिर्फ और सिर्फ जगह जगह जाकर, हर बूथ लेवल पर जाकर हमें विपक्ष की विफलताएं गिनानी है। देखिए निदा, जो 3 महत्वपूर्ण चीजें आपने गिनाई, इन तीनों पर ही राष्ट्रीय कार्यकारिणी में चर्चा हुई है। भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र सरकार में जो भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है और जो लाभान्वितों को जिन योजनाओं का लाभ मिला है, उन पर 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी जाएगी और उसकी प्रभावी तैयारी भी बीजेपी ने कर ली है। एक बड़ी वो लिस्टिंग की जा रही है कि किन किन राज्यों में, किन किन योजनाओं में किन किन को लाभ मिला है। सभी लाभान्वितों का एक बड़ा सम्मेलन भारतीय जनता पार्टी सभी राज्यों में करने वाली है। बड़ी चीज। दूसरी चीज, जो भी केंद्र सरकार की योजनाएं, उसको लेकर भी इस जो राजनीतिक प्रस्ताव आया है उसमें जिक्र किया गया है कि सभी योजनाओं का प्रचार प्रसार भारतीय जनता पार्टी न केवल चुनावी राज्यों में बल्कि सभी राज्यों में प्रभावी रूप से भारतीय जनता पार्टी इस प्रचार प्रसार करने वाली है। इसके साथ ही विपक्ष की विफलताओं को तो भारतीय जनता पार्टी गिनाएगी। साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि विपक्ष कहीं नजर नहीं आता है, विपक्ष के पास मुद्दे नहीं है और पूरी जो भारत की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी पार्टी थी वो आज अपना आधार खो चुकी है और उनके पास मुद्दे नहीं है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के अलावा देश की जनता के पास कोई विकल्प नहीं है। ये भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी से बैठक से निकलकर सामने आया है और साफ तौर पर बीजेपी का मानना है कि 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने जा रही है। लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ता आश्वस्त नहीं हो जाए, बीजेपी के कार्यकर्ता ओवर एक्साइटेड नहीं हो जाए, ओवर मोटिवेट नहीं हो जाए। ऐसे में संगठनात्मक तौर पर बीजेपी बूथ पर काम करेगी और इसका मंत्र भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को दे रही है। जो कार्य समिति के सदस्य हैं उन सभी को जैसे ही उनकी उपस्थिति दर्ज हुई उसके बाद से एक एक बात का जिक्र कर लिया गया कि संगठन को कैसे मजबूत किया जाए। अगर फेरबदल करना है तो किसी तबके को ऐसा नहीं हो जाए कि उसको रखा नहीं जाए, सभी तबकों को उसमें इंपॉर्टेंस दी जाए, उसमें जगह दी जाए ताकि कोई तबका नाराज नहीं हो जाए। खुद बीजेपी, बिल्कुल आपने बात की कि सबको तवज्जो बराबर की मिलनी चाहिए, इस बात का ख्याल रखा जाएगा। लेकिन अगर हम बीजेपी के खुद अंदरूनी घर की बात करें तो वहां से कहीं ना कहीं इस तरीके की आवाजें भी निकलकर लखवीर सामने आ रही है कि जो पुराने लोग थे उनको साइडलाइन कर दिया जा रहा है और जो नए लोग हैं, साथ ही साथ दल बदलुओं का जिक्र वो लोग कर रहे हैं, उनको ज्यादा तवज्जो दी जा रही है। तो कहीं ना कहीं नाराजगी भी देखने को मिल रही है। देखिए निदा, पुराने लोगों को नाराजगी की बात करें और बीजेपी में भीतरघात की अगर बात करें तो सबसे बड़ा उदाहरण राजस्थान है। अभी उपचुनाव के जो नतीजे आए, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करने वाली बीजेपी वहां 2 सीटों पर, एक पर तीसरे और एक पर चौथे स्थान पर रही है। सबसे बड़ा कारण यही था कि भारतीय जनता पार्टी में वहां राजस्थान इकाई में भीतरघात चरम पर है, अंतर्द्वंद और अंतर्कलह चरम पर है। ऐसे में आज पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की मौजूदगी पर भी चर्चाएं थी कि बतौर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वो इस बैठक में शामिल होंगी या नहीं होंगी। हालांकि काफी लेट पहुंची लेकिन पहुंची। वसुंधरा राजे आई और अब मैसेज भी देने की कोशिश करी। राजस्थान में भी भरसक चर्चाएं हो रही हैं कि वसुंधरा राजे की मौजूदगी की क्या कुछ मायने निकाले जाएं, क्योंकि प्रदेश नेतृत्व की जमकर किरकिरी हुई है उपचुनाव की जो नतीजे हैं उसके बाद। ऐसे में वसुंधरा राजे क्या पक्ष रखती हैं उस पर भी सबकी निगाहें हैं और सबसे बड़ी बात है कि राजस्थान इकाई को क्या फटकार आलाकमान लगाएगा इस कार्यकारिणी की बैठक में, इस पर सभी की निगाहें, क्योंकि पश्चिम बंगाल, हिमाचल और राजस्थान इकाइयों ने बहुत खराब प्रदर्शन किया है इस उपचुनाव में। ये कहना कहीं गलत नहीं होगा। एक अकेले आसाम में बहुत बेहतरीन प्रदर्शन इन उपचुनाव में हुआ था। इसके साथ ही
भारतीय जनता पार्टी क्या वाकई में बिल्कुल वापस से लखबीर। विचार करेगी ठीक है। पुराने नेताओं को हाँ। कमबैक करवाने में? लखबीर ये लगातार सब- कन्वेंशन सेंटर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पल पल की हर अपडेट इस बीजेपी के महामंथन को लेकर वो पहुंचा रहे हैं। फिलहाल लखबीर, आप नजर बनाए रखिए, आपसे अपडेट लगातार हम लेते रहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।